एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आज हम पेडागोजी से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स को लेकर के आपके समक्ष हैं जो वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सभी रिलेटेड हैं। इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए, चूंकि समय बिल्कुल भी नहीं है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान अध्ययन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो सामाजिक विज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ यूएसए में 1892 में हुआ है। इस बात को याद रखेंगे। सामाजिक विज्ञान को स्वतंत्र रूप में मान्यता कब मिली है? तो ये मान्यता हमें 1916 में मिली है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक विषय के प्रतिपादन का श्रेय किसे दिया जाता है? मुदालियर कमीशन को दिया जाता है। लेकिन इसके पहले यह बात आप समझ लें कि मुदालियर कमीशन से पहले जो हमारा सामाजिक विज्ञान का प्रतिपादन है वो हमारा 1935 में वर्धा सम्मेलन जो हुआ है, 1935 में वर्धा सम्मेलन। और आपको पता है वर्धा सम्मेलन किससे संबंधित है? वर्धा सम्मेलन का संबंध महात्मा गांधी जी से है। ये बात याद रखिएगा कि गांधी जी के द्वारा सबसे पहले इसकी बात की गई है। बाद में मुदालियर कमीशन ने इसे बताया। मुदालियर कमीशन ने बल दिया था एकीकृत स्वरूप पर। एकीकृत स्वरूप को हम इंटीग्रेटेड फॉर्म कहते हैं। इंटीग्रेटेड फॉर्म का मतलब जहां पर कि हर विषय को एक साथ बनाया जाए। अमेरिकन सोशल साइंस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? ये 1865 में हुई है। सोशल स्टडी कमीशन की स्थापना 1934 में की गई है। और ये सारी की सारी चीजें आपकी अमेरिका की हैं। परंपरागत एवं प्राचीन शिक्षण विधि, ये व्याख्यान विधि है जो चाइल्ड सेंटर्ड विधि, ये टीचर सेंटर्ड होती है। ये हमेशा याद रखिएगा कि इसे हम शिक्षक केंद्रित विधि कहते हैं। ये शिक्षक केंद्रित है। शिक्षक पर ये बात चलती है। शिक्षक इसमें मुख्य रूप से कह सकते हैं में केंद्र बिंदु रहता है। सामाजिक अध्ययन में शिक्षक के लिए नवाचार नहीं है। पाठ्य पुस्तक को नवाचार में नहीं रखेंगे, बाकी सारी चीजें हमारी इनोवेशन में आएंगी। विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? शिक्षक के व्यवहार का। अगर शिक्षक का व्यवहार हमारा सही है, सहानुभूतिपूर्ण है, कैसा है? सहानुभूतिपूर्ण, यानी उससे संपैथी रखता हुआ। लेकिन अब के समय में हम सहानुभूति के साथ साथ शिक्षक के लिए समानुभूति की बात करें, यानी बच्चे के लिए समानता की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक विज्ञान विषय किस पर बल देता है? समन्वित ज्ञान, यानी इंटीग्रेटेड नॉलेज, सोशल बिहेवियर एंड लाइफ यूटिलाइजेशन, यानी जिंदगी में जीवन उपयोगी ज्ञान होना चाहिए। छात्रों को समाज के निकट ले जाने का सबसे अच्छा साधन है कि हम समाज सेवा शिविर आयोजित करें। हम उन्हें शैक्षिक भ्रमण पर ले जाएं। कहां पर ले जाएं? शैक्षिक भ्रमण पर। और संभावित है कि आप लोग बीएड में भी अपने स्कूल के माध्यम से और स्कूल की टीम की ओर से शैक्षिक भ्रमण पर जाएं। पर्यटन का सामाजिक महत्व। पर्यटन का सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों स्थान है? क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव स्थायी होता है। जो बच्चे अपनी आंखों से देखते हैं वो ज्यादा अच्छा सीखते हैं। सामाजिक विज्ञान के में शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है सामाजिक सक्रियता। शिक्षक को वेलफेयर ध्यान देना होगा कि सारे के सारे बच्चों का कल्याण होना चाहिए। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षण के साथ पाठ सहकर्मी क्रियाकलाप, यानी जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनको किया जाना चाहिए। हर्बर्ट ने पाठ योजना के निर्माण में महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या माना है? नवीन ज्ञान को हर्बर्ट ने महत्वपूर्ण सिद्धांत माना है। उनके अकॉर्डिंग नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोजेक्ट विधि सबसे अधिक उपयोगी है किसके लिए? प्रतिभाशाली छात्रों के लिए। उन छात्रों के लिए प्रोजेक्ट विधि का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल रहेगा जो कि टैलेंटेड पर्सन हैं। और क्या आप बता सकते हैं कि जो प्रतिभाशाली छात्र हैं ये कौन से होते हैं? तो ऐसे छात्रों को हम प्रतिभाशाली छात्र कहते हैं जो 110 से लेकर के 140 तक के बीच में आते हैं। और इन छात्रों को सामान्य के ऊपर रखा जाता है। ह्यूरिस्टिक विधि से पढ़ाते समय किस समस्या से मुक्ति मिल जाती है? बहुत सारे लोगों को याद होगा कि ह्यूरिस्टिक विधि क्या है, किसने प्रतिपादित किया। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ह्यूरिस्टिक विधि आपको पता है एच ई आर्मस्ट्रांग ने डेवलप की है। और ह्यूरिस्टिक विधि का मतलब, ह्यूरोस्को का मतलब मैं खोजता हूं होता है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इस विधि का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा होगा कि हमें बच्चे को पनिशमेंट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बच्चा अपने आप से सीखेगा, यानी स्वयं सक्रिय हो जाता है बच्चा।
इसलिए ह्यूरिस्टिक विधि से पढ़ाना ज़्यादा अनिवार्य है, ज़्यादा अच्छा है। माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन का क्या उद्देश्य होता है? सामाजिक मूल्यों को स्वीकारना, छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास, सांस्कृतिक और पर्यावरण जीवन से बच्चों को अवगत कराना। तो ये हमारे उद्देश्य हो जाते हैं। आपको याद रखना है, ये उद्देश्य है, हमारा ये भी उद्देश्य है और ये भी उद्देश्य है, और एक है बच्चों का सर्वांगीण विकास। इसके अलावा सामाजिक शिक्षण के उद्देश्यों में देख लीजिएगा, हो सकता है कोई ऐसा उद्देश्य आपके सामने रखा जाए जो उद्देश्य वास्तव में ना हो। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण हेतु उच्च स्तर पर सबसे अधिक उपयोगी विधि कौन सी है? तो उपयोगी विधि सबसे ज्यादा अवलोकन विधि, निरीक्षण विधि, इसे भ्रमण विधि भी कहते हैं, और ध्यान रखिएगा इसे फील्ड ट्रिप विधि भी कहते हैं, और इसे हम प्रोजेक्ट विधि भी कहते हैं। प्रोजेक्ट विधि किस विधि पर आधारित है? ये प्रयोजनवाद पे आधारित है, प्रैग्मैटिज्म पे आधारित है, यानी यूजफुलनेस जिसका ज्यादा है उसी चीज को हम देखेंगे और इसी के आधार पर हम काम करेंगे। समस्या समाधान में व्यवहार प्रायः उत्पन्न होता है। कैसा? समस्या समाधान विधि में दैनिक जीवन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है। इसमें बच्चा इग्नाइटेड होकर के स्वयं सीखने की कोशिश करता है। 1953 में माध्यमिक शिक्षा आयोग किसके नेतृत्व में गठित हुआ है? तो ये लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के नेतृत्व में गठन हुआ है। इन्हें हम मुदालियर कमीशन इसीलिए कहा जाता है, और ये माध्यमिक शिक्षा आयोग है जिसने पहली बार सामाजिक अध्ययन को बढ़ावा दिया था, सामाजिक अध्ययन के महत्व को स्वीकारा था। मस्तिष्क उत्प्लावन विधि के कौन कौन से साधन हैं? मस्तिष्क उत्प्लावन विधि को हम ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड कहते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, बच्चे के दिमाग में हम बहुत ज्यादा अपनी चीजों को डाल करके उसे को सीखने के लिए कोशिश कराते हैं। तो इसमें हमारा इंट्रोडक्शन होता है, हिमभंजक होता है, समस्या का परिभाषीकरण होता है। विलियम किलपैट्रिक परियोजना विधि के जनक हैं, आप सबको पता होगा। विलियम किलपैट्रिक परियोजना विधि के जनक हैं। इन्होंने किस दार्शनिक की विचारधारा को अपनाया? तो ये कह सकते हैं, इस क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है कि इनके गुरु कौन से थे? तो याद रखिएगा जॉन डीवी, जो कि प्रयोजनवाद के जनक हैं। किसके जनक हैं जॉन डीवी? प्रयोजनवाद के। तो प्रयोजनवाद में जो चीजें देखी गई, विलियम किलपैट्रिक ने प्रैग्मैटिज्म को जॉन डीवी के बाद बढ़ाया और ये परियोजना विधि का निर्माण किया। समस्या समाधान विधि में समस्या का चयन करना शिक्षक के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि समस्त पाठ और प्रकरण इस विधि से नहीं पढ़ाए जा सकते, इसलिए हमें समस्या समाधान विधि में शिक्षक को एक्टिव रहना होगा। किस विधि को सामाजिक कृति अभिव्यक्ति का स्वरूप के नाम से जाना जाता है? इसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो प्रोजेक्ट विधि को हम इसके नाम से जानते हैं। इसे शैक्षिक भ्रमण विधि, परियोजना विधि, या कह सकते हैं कि फील्ड ट्रिप विधि भी कहते हैं। शिक्षक के लिए आवश्यक होगा, क्या आवश्यक होता है? समस्त प्रकरण, और ये परियोजना विधि शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि समस्त प्रकरण हम एक ही विधि से नहीं पढ़ा सकते। किस विधि को सामाजिक कृति के रूप में जाना जाता है? तो कार्यकोष्ठी विधि को हम इस विधि के रूप में जानते हैं। योजना किस किस पर आधारित होती है? तो योजना हमेशा रुचि के सिद्धांत पर, उद्देश्य पर और आवश्यकता पर आधारित होती है। यानी योजना बनाने के लिए हमें 3 आधार देखने होंगे: रुचि का आधार, आवश्यकता का आधार और उद्देश्य का आधार। भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को कब स्वीकारा? तो 1964 से 66 के बीच में, जब लक्ष्मण स्वामी मुदालियर कमीशन आया तो भारतीय शिक्षा आयोग ने इस बात को स्वीकार किया। इकाई योजना की ग्राम बस के अनुसार कितने सोपान हैं? तो ग्राम बस के अनुसार इकाई योजना के 4 सोपान हैं। आप कक्षा 6 को महाभारत का प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं तो आप किस विधि का प्रयोग करेंगे? हम उसके लिए कहानी विधि, स्टोरी टेलिंग मेथड का प्रयोग करेंगे। और याद रखिएगा, स्टोरी टेलिंग विधि व्याख्यान विधि के रूप में जानी जाती थी, लेकिन अब इसमें छात्र इंटरेक्शन पूरी तरीके से होता है, इसलिए यह भी एक इम्पॉर्टेंट विधि है। प्रस्तावना का मूल आधार होता है पूर्व ज्ञान, यानी पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रस्तावना का विकास किया जाता है। सामाजिक विज्ञान की तकनीक या कौशल नहीं है। सुदृढ़ीकरण को सामाजिक विज्ञान की तकनीक और कौशल नहीं माना जाता। सामाजिक विज्ञान में नियमित शिक्षण के लिए चिंतनशील प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे शिक्षण में लचीलापन, विश्लेषण और सामाजिक जागरूकता दोनों आ जाती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। टीचिंग ऑफ सोशल साइंस स्थिति पर जोर देता है, यानी टीचिंग ऑफ सोशल साइंस किस स्थिति पर जोर देता है? तो विभिन्न विचारों का सम्मान करना, यानी सभी की बात को जानना, विचारों और प्रथाओं की जांच करना। ये 2 उद्देश्य सामाजिक अध्ययन के मुख्य उद्देश्य हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषय में कौन सी चीज शामिल नहीं है? तो मनोविज्ञान उच्च प्राथमिक स्तर पर शामिल नहीं है।
उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है जब कोई भी छात्र कक्षा के सामान्य तरीकों से बच्चों के प्रश्नों का जवाब नहीं देता, तो हम उस उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग करते हैं। सामाजिक विज्ञान वर्ग में इंटरैक्टिव वातावरण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा? तो वृत्त चित्र दिखा करके अगर हम किसी बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो वो सबसे उपयुक्त होगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षा में किस तरीके की भाषा का प्रयोग करने की जरूरत है? तटस्थ और संवेदनशील। याद रखना है कि सामाजिक सरोकारों से जुड़ी भाषा हमें समाज से ही सीखनी होगी। सामाजिक अध्यापन का मुख्य उद्देश्य छात्रों में किस भावना का विकास करना है? राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना, पैट्रियोटिक फीलिंग डेवलप करना इसका मुख्य उद्देश्य है। मूल्यांकन किन दो शब्दों से मिलकर बना है? मूल्य और अंकन, इन दो शब्दों से मूल्यांकन बना है। मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं? तो मूल्यांकन 3 प्रकार का होता है, मौखिक, साक्षात्कार और लिखित। 3 प्रकार का मूल्यांकन है, याद रखेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सभी विषयों से संबंधित हैं। मापन कितने प्रकार का होता है? तो मापन 4 प्रकार का होता है, जिसे हम नामित, क्रमित, आंतरिक और अनुपातिक मापन कहते हैं। मापन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो नियमानुसार अंक प्रदान करने की प्रक्रिया को हम मापन कहते हैं, और मापन हमेशा ध्यान रखिएगा सतत होता है। मूल्यांकन का संबंध किससे होता है? अधिगमन से, यानी चीजों को सीखने से मूल्यांकन का संबंध होता है। मापन के स्तर किसने बताए हैं? स्टीवेंसन, यानी एसएस स्टीवेंसन ने मापन के स्तर बताए हैं। मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है? तो मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। मानसिक मापन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ये प्रयोग सबसे पहले कैटल महोदय ने किया है, इसलिए कैटल महोदय को मानसिक मापन के लिए माना और जाना जाता है। मापन की 2 विशेषताएं क्या हैं? मापन हमेशा वस्तुनिष्ठ और वैध होना चाहिए। उद्देश्य केंद्रित शिक्षा किसका लक्ष्य है? तो मूल्यांकन का लक्ष्य है उद्देश्य केंद्रित शिक्षा, यानी अगर मूल्यांकन किया जाएगा तो हम उद्देश्य की ओर पहुंचे कि नहीं पहुंचे, इस बात को हम समझ पाएंगे, और इसलिए मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित शिक्षा होगी। मूल्यांकन के चर कितने प्रकार के होते हैं? तो मूल्यांकन के चर 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर ये गलत शब्द है। मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है? तो मूल्यांकन 2 प्रकार का, मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। मात्रात्मक और गुणात्मक मूल्यांकन होता है। और अगर मूल्यांकन में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शिक्षक और छात्र, हम दोनों का अध्ययन मूल्यांकन में करते हैं। मूल्यांकन के चर कितने प्रकार के होते हैं? तो सतत और असतत, यानी कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। ये मूल्यांकन के 2 प्रकार के चर होते हैं। परिणात्मक मूल्यांकन कितने होते हैं? तो मौखिक, लिखित और प्रयोगात्मक, ये परिणात्मक मूल्यांकन के प्रकार हैं, ये भी 3 हैं। गुणात्मक मूल्यांकन कितने होते हैं? तो गुणात्मक मूल्यांकन निरीक्षण होगा, प्रश्नावली होगा और साक्षात्कार होगा। तो मूल्यांकन दोनों तरीके का, चाहे वो गुणात्मक हो चाहे वो मात्रात्मक हो, 3 प्रकार का है। मापन द्वारा किन बातों की जांच की जाती है? तो मापन द्वारा हम बच्चे की रुचि, प्रकृति, चिंतन और कल्पना शक्ति की जांच करते हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया में कितने अंग होते हैं? तो मूल्यांकन की प्रक्रिया में 3 अंग होते हैं। मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो मूल्यांकन निर्णयात्मक प्रक्रिया है। डिसीजन मेकिंग काम हम किसके द्वारा करेंगे? मूल्यांकन के द्वारा। अगला है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है विद्यार्थी की कमजोरियों में सुधार करना। यानी याद रखेंगे कि जो बच्चा हमारा कमजोर है, पहले उसके लिए हम निदानात्मक निदानात्मक हम परीक्षण करेंगे और उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। 2 स्टेप होते हैं, ये याद रखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न कैसे होते हैं? ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों का अंकों का प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो निबंधात्मक प्रश्न किसी भी पेपर में 40% अंक से ज्यादा के नहीं होने चाहिए, ये बात याद रखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के कितने प्रकार होते हैं? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, सही गलत के जवाब देने वाले होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होते हैं और मैच द कॉलम के होते हैं। तो इस तरीके से 4 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं।
परीक्षण विधि के अंतर्गत मूल्यांकन की परिस्थितियां कैसी होती हैं, अर्धकृत्रिम या वास्तविक? या तो हम कंट्रोल्ड वे में हम चीजों को बनाते हैं या फिर ओरिजिनल जैसी होती हैं वैसी ही रखते हैं। दैनिक मूल्यांकन लाभदायक होगा, यानी बच्चे को अगर हम कंटिन्यूअस लेवल पर रेगुलर तौर पर हम इवैल्यूएट करें तो हमारे लिए क्या फायदे होंगे, तो हम बच्चे की तात्कालिक स्थिति का पता लगा पाएंगे कि बच्चा वास्तव में कैसा है। मापन के दो कोई कार्य क्या है, निर्देशन और परामर्श मापन के कार्य हैं। किस परीक्षण को छात्र को सत्य और असत्य में उत्तर देना पड़ता है, सत्य और असत्य परीक्षण में, जहां पर कि वो उसे बताना है कि ये कोई कथन सत्य है या असत्य है, ऐसे कथनों में। सार्थक ज्ञान के लिए निदान और उपचार का पथ प्रदर्शित करता है सतत मूल्यांकन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीसीई से क्वेश्चन आना ही आना है। मापन किन्हीं दो निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तु को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ये कथन स्टीवेंसन महोदय का है, ये बात याद रखिएगा। मानक के अनुसार अगर बच्चों को अंक प्रदान कर रहे हैं तो स्टीवेंसन महोदय के अनुसार मापन है वो। क्रियात्मक अनुसंधान का लक्ष्य है सामान्य ज्ञान की खोज करना, विशिष्ट ज्ञान की खोज करना, नवीन शैक्षणिक ज्ञान की खोज करना। तो सामान्य, विशिष्ट और नवीन तीन तरीके के ज्ञान की खोज करना क्रियात्मक अनुसंधान का लक्ष्य है, और इसे हम एक्शन रिसर्च के नाम से जानते हैं। एक्शन रिसर्च, ये बात याद रखिएगा। एक्शन रिसर्च। वस्तुनिष्ठ प्रकार, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने तरीके नंबर के होने चाहिए, तो कम से कम 20 अंकों के किसी पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए। निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो अधिकतम किसी पेपर में 5 निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाने चाहिए। आजकल परीक्षा में सबसे अधिक प्रश्न किस तरीके के पूछे जाते हैं, तो लघु उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्न अधिकतम पूछे जाते हैं। अध्यापक निर्मित परीक्षण की विशेषता क्या है, अगर टीचर कोई परीक्षण बना रहा है तो उसका क्या फायदा मिलेगा, तो उसका फायदा ये मिलेगा कि उसे किसी मानक को तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी मानक तैयार नहीं करना, स्टैंडर्ड तैयार नहीं करना, ऑलरेडी वो ले सकता है मूल्यांकन। मूल्यांकन की क्रियात्मक पक्ष में सम्मिलित है समायोजन, यानी जब कभी भी हम मूल्यांकन करेंगे तो एडजस्टमेंट ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व होगा। मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन का क्षेत्र होता है, ये हमेशा व्यापक होता है, ध्यान रखेंगे, एक्सटेंसिव होता है। अगला क्वेश्चन है, जिसके द्वारा व्यक्ति ने विभिन्न योग्यताओं के मापन और उसके दायित्व और विषयों का अध्ययन किया है, वह क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता किस कारण होती है, शैक्षिक स्तर के जांच के कारण मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। किसके अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन ही की प्रक्रिया चतुर्मुखी है, तो डॉक्टर पटेल के अनुसार शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है, यानी सारी चीजें होती हैं। शैक्षणिक मापन के कितने स्तर होते हैं, तो शैक्षणिक मापन के स्तर या प्रकार आप मान लीजिए 4 प्रकार के हैं, शाब्दिक, क्रमिक, अंतराल और अनुपातिक। मूल्यांकन के क्षेत्र में छात्र के व्यक्तित्व में कौन कौन से अंग आते हैं, तो हम उसके ज्ञान और कुशलताओं को मापने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो बालक की शैक्षणिक योग्यता को प्रतिशत या अंकों में प्रदर्शित करता है, ये क्या कहलाता है, ये शैक्षणिक मापन कहलाता है। इसमें हम बच्चों को, जैसे कि 100 नंबर का पूर्णांक हमारा होता है, तो बच्चे ने कितने 80% नंबर पाए, तो इस तरीके से बच्चे का 80% का मूल्यांकन हो जाता है। एक अच्छे मुख्य परीक्षण की क्या गुण होने चाहिए, तो अच्छा परीक्षण संप्रायोजन होता है, उद्देश्य के अनुसार होता है और उद्देश्य से भरा होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है। छात्रों के शैक्षणिक कौशल की जांच प्रतिमाह और तिथिवार करना सतत मूल्यांकन कहलाएगा, ये बात याद रखेंगे, इसे हम सतत मूल्यांकन कहते हैं। सतत मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए इसे कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन कहते हैं। निरंतर मूल्यांकन योजना को क्या कहते हैं, तो निरंतर मूल्यांकन योजना को सतत मूल्यांकन योजना कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सतत मूल्यांकन, 100% पूछा जाएगा। सतत मूल्यांकन की 2 विधियां, मासिक परीक्षा आयोजित करना, सेमेस्टर परीक्षा आयोजित करना या सत्र परीक्षा। आप भी सेमेस्टर परीक्षा से गुजर रहे हैं, आपको पता होगा, आपका कंटिन्यूअस और व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हो रहा है, आपके पेपर के साथ साथ आपकी को करिकुलम एक्टिविटीज भी पूछी जा रही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु के भाव को ग्रहण करने की योग्यता क्या है, वो बोध है। यहाँ पर ये ब्लूम टैक्सोनॉमी से आया है। ब्लूम टैक्सोनॉमी में आपको पता है ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन, हमारे 6 चरण हैं। नेक्स्ट है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की कोई एक विशेषता क्या है, तो ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर निश्चित और संक्षिप्त होते हैं, इस कारण इसे विश्वसनीयता में रखा जाता है। उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या है, कि वो वैध हो और विश्वसनीय हो। परीक्षण करने से जब बार बार एक ही परिणाम आए तो उसे क्या कहते हैं, परीक्षण की विश्वसनीयता कहते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, औसत बुद्धि स्तर के छात्र की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 90 से 110 वाला बच्चा हमारा औसत बुद्धि का होता है। गत कक्षा का समस्या समाधान किसके द्वारा किया जाएगा,
क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा कि बच्चे को कहाँ पर क्या समस्या आई है उसको जानने की कोशिश की जाएगी। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता है कि ये विश्वसनीय हो, ये वैध हो और ये वस्तुनिष्ठ हो। तीनों हमारी वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बच्चे की लिखित क्षमता का विकास या उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। औपचारिक शिक्षण विधि है, तो अनुवर्ग शिक्षण जहाँ पे टोली शिक्षण होता है, स्वामित्व अधिगम, ये हमारी औपचारिक शिक्षण विधि मानी जाती है। मूल्यांकन द्वारा क्या पता चलता है? छात्रों के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है, इस बात का पता चलता है। विकासात्मक प्रश्न हम प्रस्तुतिकरण में पूछते हैं, ये बात याद रखेंगे। मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्रों को क्या देती है? तो श्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा मूल्यांकन की प्रक्रिया देती है। निबंधात्मक परीक्षा की विशेषता क्या होती है? तो निबंधात्मक परीक्षा बच्चों के ज्ञान की परख और उनकी उपयोगिता की जांच करती है। मूल्यांकन की प्रक्रिया व्यापक विद्यार्थियों के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न केवल उसकी बौद्धिक उपलब्धि का। यह कथन किसका है? तो ये रेमसर्ज-गेस का कथन है। ये इंपॉर्टेंट है चूंकि इन्होंने बच्चों की बौद्धिक स्तर के साथ-साथ उनकी व्यापक व्यक्तित्व के स्तर को भी नापने की बात करी है। बहुविकल्पीय प्रश्न कैसे होते हैं? तो बहुविकल्पीय प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छे प्रश्नों के निर्माण की प्रमुख विशेषता क्या है? कि ये उद्देश्य और प्रयोजन को पूरा कर रहे हों। निरीक्षण आंख द्वारा विचार पूर्वक किया गया अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन युग का है। उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि मापन करने के लिए परीक्षा या प्रश्नावली का आयोजन, परीक्षण योग्यता, निष्पत्ति, उपलब्धि, रुचि आदि का मापन करने के लिए परीक्षा और प्रश्नावली किसी प्रकार की युक्ति या विधि है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो यह परिभाषा सीबी गुड के द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया या परीक्षा के संबंध में दी गई है। परीक्षा प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं। पौधों और जानवरों के 4 अंतर बताएं। यह प्रश्न किस प्रकार का है? तो यह प्रश्न लघु उत्तरीय प्रकार का है, जिसमें हम 2 से 3, 4 वाक्यों में किसी बात का उत्तर देते हैं, तो वो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। चित्र के द्वारा एक डॉक्टर रोगी की परीक्षण करते दिखाया जा रहा है। यह कौन से प्रकार का शिक्षण है? तो यह चित्रात्मक प्रश्न है। जब हम पिक्चर देख करके उसके बारे में जवाब देंगे तो वो हमारा चित्रात्मक प्रश्न होगा। आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ होता है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके का चिंतन, जहां पर कि हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कहीं पर हमारी किसी चीज का क्या असर पड़ता है, तो वो हमारा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके का चिंतन है। आकलन मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया होती है? तो आकलन मूल्यांकन की संक्षिप्त प्रक्रिया होती है, यानी मूल्यांकन एक व्यापक है और आकलन बहुत ही संक्षिप्त है। मूल्यांकन शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए किस प्रकार का काम करता है? ये पुनर्बलन का काम करता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा उद्देश्य किस सीमा तक पूरा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय आधारित मूल्यांकन किस प्रकार का होता है? ये बहुआयामी होता है। एक बात याद रखेंगे कि इसे हम क्रियात्मक मूल्यांकन भी कह सकते हैं, चूंकि लोकल स्तर पर जब कोई मूल्यांकन किया जाता है तो वो क्रियात्मक मूल्यांकन होता है। अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक होता है? तो प्रेरणा पाने के लिए अधिगम में आकलन आवश्यक होता है। गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो निर्योग्यता यानी हम निदानात्मक परीक्षण करेंगे, जिसमें हम बच्चे की कमी का कारण ढूंढेंगे। कमी का कारण हम जानने की कोशिश करेंगे, बच्चे को बात क्यों नहीं समझ में आ रही है, और उसके बाद उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। कौन सा व्यवहार बच्चे के अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? तो मनोभावों का जल्दी बदल जाना, मूड स्विंग, ये दिखाता है कि बच्चे का व्यवहार अविश्वसनीय है। बच्चों में अमूर्त प्रत्ययों के ग्रहण करने की योग्यता कब आती है? तो ये प्रतिभाशाली बच्चों में होती है, और ये खासकर हमारी 12 वर्ष के बाद के बच्चों में विकसित होती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक ज्ञान के सिद्धांत के अनुसार अमूर्त चिंतन 12 वर्ष के बाद विकसित होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल, यह बुक किसने लिखी है? तो फर्स्ट प्रिंसिपल बुक हर्बर्ट स्पेंसर महोदय द्वारा लिखी गई है। थैंक यू दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो उपयोगी है अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।